राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, वहाँ मुझे बुलाया गया। वहाँ जाके मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगा। और वहाँ मुझे अभी जो बांदा से अपने उमा शंकर पांडे जी हैं, जिन्हें अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, मैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छा एक मंत्र दिया, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ है। इसे मैंने भी एक शिक्षा ली। और हमारे जो अपने केंद्रीय मंत्री जी हैं अश्विनी चौबे जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दिया। उन्होंने कहा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो ये देश हमें सब कुछ दे रहा है। 2015 में मैं जब प्रधान बनी तो मैंने गांव में जब पहली बार मैं गई और बैठक किया तो मुझे सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज्यादा कमी मुझे पानी की वहाँ लगता है। उस कार्यक्रम में जब क्या कहते हैं आप स्पीच दे रही थी तो आपने कहा था कि मैंने अपने गांव को पानीदार बनाया जी है। तो वो पता नहीं क्या उन्हें लगने लगता है जैसे इस पानी पर, इस पृथ्वी पर हमारा कब्जा है। वो देते हैं, बोर उनका है, बिजली उनकी है, पर ये पानी तो सब सारी दुनिया का है ना, संसार का है। आज यदि हम पानी का इतना दुरुपयोग करेंगे। क्लाइमेट चेंज 2023 का एक बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर का राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। उस प्रोग्राम में शिरकत करके आई सिमरिया जगन्नाथी की प्रधान दिव्या त्रिपाठी और वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। क्या कुछ उनके अनुभव रहे हैं पानी को लेकर के, लोग क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है और समाज की अपनी क्या जिम्मेदारी है, इन सभी विषयों पर बड़ी ही सरलता, सहजता और विनम्रता से हम बात करेंगे। तो हम आपसे एक बात ये जानना चाहते थे कि जिस प्रकार से आप यहाँ से चित्रकूट से पहुंची लखनऊ, वहाँ आपने क्या अनुभव किया और क्यों आप वहाँ पहुंची, किस तरीके से पहुंची, ये जरूर बताइए लोगों को। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, वहाँ मुझे बुलाया गया। वहाँ जाके मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगा और गौरवान्वित महसूस किया मैंने, क्योंकि चित्रकूट जनपद से मुझे उस कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर मिला। वहाँ मैंने जाकर देखा कि वहाँ बहुत देश के कोने कोने से लोग आए थे और वहाँ जाके मुझे बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली और लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज पर मुझे नए नए लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए। अभी जो बांदा से अपने उमा शंकर पांडे जी हैं, जिन्हें अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, मैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छा एक मंत्र दिया, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ है। इसे मैंने भी एक शिक्षा ली। और हमारे जो अपने केंद्रीय मंत्री जी हैं अश्विनी चौबे जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दिया। उन्होंने कहा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो ये देश हमें सब कुछ दे रहा है। पर्यावरण, इतना अच्छा माहौल, पानी, जल, सब कुछ देश ने दिया। आज जो भी कुछ है हमें हमारे देश ने दिया है, तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं। अधिक से अधिक हम यदि पेड़ लगाएंगे और जल का सुरक्षा और जल का बचाव करेंगे, जो कि जिससे कि ये पर्यावरण के जो, यदि पेड़ नहीं लगते तो धीरे धीरे कटान हो रहा है। और मौसम अपने आप देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में भी इतनी अधिक गर्मी हो रही है। इसी को लेकर के एक बड़ी बैठक का आयोजन वहाँ हुआ था। तो जैसे आपने कहा कि देश हमें बहुत कुछ देता है, तो वैसे ही गांव भी हमको बहुत कुछ देता है। तो जैसे आपने गांव को क्या दिया, और चूंकि आपको ये जो मौका मिला आपको आपके गांव की वजह से मिला है, तो गांव में आपने क्या कुछ काम किया था ताकि और प्रधानों को अब भी प्रेरणा मिले, वो लोग अपने गाँव में काम कर सके, जिसकी वजह से आप लखनऊ तक पहुँची? जी 2015 में मैं जब प्रधान बनी तो मैंने गाँव में जब पहली बार मैं गई और बैठक किया तो मुझे सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज़्यादा कमी मुझे पानी की वहाँ लगी। क्योंकि मैं देख रही थी कि जो हमारे गांव की महिलाएं थी, पास पड़ोस की महिलाएं हैं, वो बहुत दूर तक पानी के लिए जाती थी। हमारे गांव में 75 नल है, इसमें से सिर्फ 25 नल चलते थे। वो भी, उनमें भी जो 25 नलों में पानी आता था वो पीने योग्य नहीं रहता था। मुझे लगा यदि मुझे काम करना है तो सबसे पहले मुझे जल पर, पानी पर काम करना होगा, तभी हमारे गांव की महिलाओं की स्थिति और वहां का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो मैंने वहां जो 25 नल चल रहे थे उनमें मैंने सोक पिट गड्ढा बनवाया, जिससे कि जो भी पानी चलता है, वेस्टेज पानी, वो भूमिगत हो जाए, जिससे जल का स्तर बढ़े। हमारे गाँव में 3 तालाब है, जिसमें से एक में तो पानी था, 2 तालाब जो कि दूसरों ने कब्जा कर रखा था, उसको हमने कब्जा खाली करवाया और मेड़ बनवाकर वहाँ तालाब की खुदाई की। और जो स्थानीय लोग थे वहाँ आसपास जिनके पास बोर था, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया
कि आप इस पे पानी भरवाइए, बिजली का जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। उन्होंने हमारी बात मानी और आज ये स्थिति है कि दोनों तालाब लबालब भरे हुए हैं और जिनसे जानवर भी पानी पीते हैं और भूमिगत जमीन का स्तर भी, वाटर लेवल भी बहुत हाई उठ गया है, इसके कारण कुओं में भी पानी आ रहा है। कुओं की भी हमने साफ सफाई करवाई और जो 75 नल थे जो बिगड़े पड़े थे उनको सबको सुधरवाया और गांव में पानी की बहुत अच्छी स्थिति हो गई है और गांव वाले सभी स्वच्छ और बढ़िया पानी पी रहे हैं। तो पानी का जो विज्ञान है वो ऐसा ही कुछ है कि आप तालाब पर काम करती हैं, तालाब पर पानी भर जाता है तो कुओं पर पानी आने लगता है जी, ऐसा है? जी जी बिल्कुल। यदि तालाबों में पानी भरा है और वाटर लेवल यदि हमारा ठीक है तो कुओं में तो पानी आएगा ही। उनके जो कुओं में झीरे रहते हैं वो धीरे से तालाब, कुएं, सब हैंडपंप सब में पानी धीरे धीरे आने लगता है। और ये सिर्फ एक कहीं सुनी बात नहीं है, मैंने खुद करके देखा है कि तालाबों में यदि पानी अच्छा भरा हुआ है तो कुओं में पानी जरूर आता है। उस कार्यक्रम में जब क्या कहते हैं आप स्पीच दे रही थी तो आपने कहा था कि मैंने अपने गांव को पानीदार बनाया जी। तो वो पानीदार बनाने के पीछे सोच कहाँ से आई और कैसे आपने क्या कहते हैं जब वहाँ बोला तो कैसा लगा आपको उस वक्त इस बात को बोलते हुए? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बताया ना, मुझे एकदम गौरवान्वित महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने सच में काम किया है और गांव में मैंने देखा है कि पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत थी। तो वही सब किल्लत को देखते हुए वहाँ मैंने काम किया और जो काम किया तो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है और उसी काम को लेकर मैंने वहाँ बोला कि एक मैं महिला होकर गांव को पानीदार बना सकती हूँ। ये मेरा मैसेज था जो वहाँ ऑडियंस बैठी हुई थी और जो लोग मंचासीन थे उनके लिए एक मेरा मैसेज था कि जब एक महिला होकर मैं एक गांव को पानीदार बना सकती हूँ तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी का दुरुपयोग ना करें। और एक छोटे छोटे प्रयासों से, मैं तो ये जानती हूँ कि बहुत हाई लेवल तक मैं नहीं पहुँच सकती हूँ, लेकिन एक छोटे छोटे प्रयासों से कि 100 फीट गड्ढा बनवा दो और पानी का दुरुपयोग मत करो, कुएं तालाब की सफाई करवा दो। अच्छा, पानी का दुरुपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? ऐसा देखा तो होगा आपने अपने आसपास में, पास पड़ोस में लोगों को कभी मना भी किया होगा दुरुपयोग करने से? जी जी बिल्कुल, मैंने देखा है। जिनके यहाँ बोर हो जाता है तो वो पता नहीं क्या उन्हें लगने लगता है जैसे इस पानी पर, इस पृथ्वी पर हमारा कब्जा है। वो पानी का इतना बोर चला के घंटों घंटों छोड़ देंगे। कुछ छोटे मोटे नहाएंगे तो नेट 1 घंटे बोर चलता है। तो बस यही दुरुपयोग है। और दुरुपयोग ये भी है कि यदि बोर चल रहा है तो एक गड्ढा बनवाइए जिससे कि पानी नीचे चला जाए, नालियों से बह के यहाँ वहाँ बह जाता है। अच्छा, अभी वाहन भी बहुत बढ़ गए हैं आप देखती हैं, तो लोग पहले सिर्फ नहाते थे, अपने प्रयोग में पानी को लाते थे, अब तो गाड़ियां भी नहाती हैं। बिल्कुल, मैं तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें गांव में ज्यादा हैं कि क्योंकि मैं हर देखती हूँ गांव में अगर एक उन्होंने बाइक खरीद ली तो कम से कम उसे 10 मिनट बोर चला के धोना है। जानवर तो धोते ही हैं, बाइकों को भी वो 10-10 मिनट धोते हैं और मना करने पर उन्हें लगता है जैसे कि बोर तो हमारा है, बिजली तो हम देते हैं। बोर उनका है, बिजली उनकी है, पर ये पानी तो सब सारी दुनिया का है ना, संसार का है। आज यदि हम पानी का इतना दुरुपयोग करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या सौगात दे के जाएंगे? हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़ाना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, जब भी कोई कार्यक्रम समाप्त होता है तो लोग आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब वहाँ कार्यक्रम समाप्त हुआ होगा तो लोगों ने आपस में कुछ बातचीत किया होगा, कोई एक उद्देश्य लेकर के लोग गए होंगे, तो क्या आप वहाँ से क्या उद्देश्य लेकर के आई? वहाँ बहुत चीज़ों पर वहाँ चर्चा हुई है बहुत। तो मुझे वहाँ से जब मेरा मैसेज सब तक पहुँचा, हो सकता है उन्होंने मुझे पालन किया हो। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, एक लोगों ने जो अपना प्लास्टिक का बॉटल आता है कोल्ड ड्रिंक्स का, उन्होंने करोड़ों की मात्रा में जो वेस्टेज हो जाता है, जो जानवरों के पेट में जाता है, वो उन्होंने उसमें ग्रीनरी लगाई, छोटे छोटे पौधे लगाकर पूरा एक पार्क बनाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने ग्रहण किया उनसे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमसे लिया होगा। क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं, बगल का पड़ोस का जिला है बांदा, और वहाँ से पद्मश्री हैं और हाल ही में सम्मानित हुए हैं वो, तो उनसे आपसे क्या बातचीत हुई? बुंदेलखंड के हैं और आप पड़ोसी जिले की हैं, आप गांव से निकल के गई, तो उन्होंने आपसे क्या कोई महत्वपूर्ण बात कही यहाँ के लिए, चित्रकूट के लिए, पानी के लिए? जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जब मैं स्पीच दे रही थी तो उन्होंने मेरी स्पीच को बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि आप मां अनसुईया का नाम रोशन करते रहिए और इसी तरह काम करते रहिए, एक दिन आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगी। और मैंने भी उनसे प्रेरणा ली क्योंकि उनका पहनावा, उनका रहन सहन एकदम साधारण है। पद्मश्री के बाद भी
वो व्यक्ति एकदम साधारण व्यक्ति लग रहे थे। जब वो पद्मश्री लेने गए थे तो आपने देखा होगा वीडियो में कि उन्होंने चप्पल पहन रखी थी। तो यही है असली मायने में हीरो। जो तो वही ध्यान आया हमको आपकी बातचीत से कि आपने वहाँ माता अनसुईया का वर्णन किया था, तो क्या कुछ इतिहास है उनका? क्योंकि लोग भूल जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन आदमी भूल जाता है उस तप और तपस्या को। तो बताएंगे आप माता अनसुईया का वो तप और तपस्या? पहली बात तो माता अनसुईया के ही धाम में मैं भी रहती हूँ, इसलिए मुझे भी, मेरी भी आइडल माता अनसुईया हैं। हम लोग कहीं ना कहीं उनसे पूरी तरह प्रभावित हैं। माता अनसुईया के पति अत्रि मुनि वो तप पे बैठे हुए थे और उन्हें प्यास लगी। उन्होंने माता अनसुईया से कहा मुझे प्यास लगी है। माँ ने अपनी शक्ति से, अपने सतीत्व से माँ मंदाकिनी का अवतरण किया और अपने प्यासे पति को पानी पिलाया। तो वो एक उनका प्रयास था, वो उन्होंने एक सामुदायिक प्रयास भी किया माँ मंदाकिनी के अवतरण के लिए। तो हम लोग भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अच्छा, नारी शक्ति को एक माँ की दृष्टि से लोग देखते हैं, आप भी एक माँ हो, तो आप क्या सोच रही चित्रकूट से? आप क्या करोगी अब पानी को लेकर के? कितना बड़ा मैसेज देना चाहोगी लोगों को? मैं चित्रकूट की पावन धरा से सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जीवन में ऑक्सीजन और पानी, जलवायु ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा न हो कि ये आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग पैसे तो खूब कमा लें, लेकिन ऐसा न हो कि उनके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमें और इस संपत्ति का उपयोग ना कर पाएँ। तो इतना मत, अंधाधुंध दौड़ में इतना मत दौड़िए कि आप अपने नेचुरल, जिससे हमारी ज़िंदगी है, जिससे हमारा जीवन है, जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर है, उसको बर्बाद मत करिए। जल, जंगल और जीवन सभी का सुरक्षा करिए। तो एक अंतिम सवाल हम आपसे अब करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अंतिम सवाल से ही एक शुरुआत भी हो जाती है। माँ मंदाकिनी आपके पीछे हैं, यहीं पर इसी बैकग्राउंड पे आकर के हमने बात की। आप ये हालात देख रही हैं, पहले कभी आपकी कुछ तस्वीरें यहाँ से वायरल भी हुई थी, आपने यहाँ साफ सफाई का काम पहले भी किया था, लेकिन हर बार ऐसा हो जाता है। अब इसके बाद क्या प्रयास करेंगे और लोग कैसे एक सामुदायिक प्रयास करें कि ये जो अविरल मंदाकिनी है यहाँ से निकलती हुई जाए? जी, मैं यहाँ से कई सालों पहले जब हम लोग यहाँ दीपक रखने आते थे, देखते थे कि मंदाकिनी बहुत गंदी है, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, सामुदायिक प्रयास किया। मैंने अपने कॉलोनी के कुछ महिलाओं से बात की, कुछ बच्चों से बात की, कुछ बेटियों से बात की कि चलो हम लोग मंदाकिनी की सफाई करते। वो सहज तैयार हो गई और तब से हम लोग अनवरत हर साल यहाँ सफाई करते हैं। अभी देखिए, हमने पिछले साल सफाई की थी और फिर से वही मंदाकिनी गंदी हो गई है। अब फिर से कुछ महीनों बाद हम लोग सब इसकी सफाई करेंगे और फिर से इसकी अविरलता को हम लोग देखेंगे और हम लोग इस पर लगातार काम करते रहते हैं, पूरी मेरी टीम करती रहती है। तो ये थी हमारे साथ दिव्या त्रिपाठी, जो क्लाइमेट चेंज 2023 के कार्यक्रम में शिरकत करके वापस आई हैं। बहुत सारे अनुभव इन्होंने हमसे साझा किए हैं और बहुत सारी बातें जल को लेकर के की हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और मनुष्य की देह में 75% जल ही होता है। अगर पानी शुद्ध होगा, पानी अगर शुद्ध है तो वास्तव में इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप पानी के प्रति जागरूक नहीं हैं तो यही पानी विष बन करके आपकी मौत का भी कारण बन सकता है। इसलिए शुद्ध जल और शुद्ध और निर्मल अविरल माँ मंदाकिनी के लिए हमें लगातार काम करना होगा। एक सामुदायिक प्रयास जिन्होंने एक शुरुआत की है, वैसे ही समाज के अन्य लोगों को जुड़ करके भी एक बड़ी शुरुआत करनी होगी। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में, हम आपको और भी वाकिफ कराते रहेंगे ऐसी खास जानकारियों से।